राष्ट्रीय सिजोफ्रेनिया डे था। पूरे दुनिया में सिजोफ्रेनिया के ऊपर चर्चा हुई। ये भी एक मनोरोग है, गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोई इलाज ना हो। लोगों को अक्सर जानकारी ना होने के कारण ना तो इसके लक्षण दिखाई देते हैं या वो समझते हैं कि ये ऐसा रोग है जिससे कभी उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर कलीम अहमद खान। डॉक्टर साहब, कल विश्व सिजोफ्रेनिया डे था। ये सिजोफ्रेनिया क्या होता है और इससे आदमी की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? नमस्कार। सिजोफ्रेनिया एक सीरियस गंभीर मनोरोग माना जाता है जो एट ए टाइम 1% पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। किसी न किसी समय पर। और इस समय इंडिया में करीब 35 लाख लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं। ओके। और सिजोफ्रेनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उनके विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ है, मरीज को ऐसा लगने लगता है कि लोग उसके खिलाफ हो गए या उसका जीवन साथी उसके से विश्वास वाला बात नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई अफेयर हो रहा है या घर वाले उसके दुश्मन हो गए हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में खराबियां पैदा करते हैं, उसको मरवा देना चाहते हैं। ऐसा विश्वास टूट जाता है। अच्छा। और वो किसी भी कीमत पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तमाम रीजनिंग रेशनलाइजेशन भी दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है, सब लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, इस बीमारी में लोगों को कानों में आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी अन्य को नहीं सुनाई देती। कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो किसी अन्य को नहीं दिखाई देती। तो वो उनके प्रभाव में इतना आ जाते हैं कि उन्हें रियलिटी का जो भाव होता है, सच और गलत का, वो उनके दिमाग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो वो जो चीजें महसूस कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अच्छा। बाकी लोगों को गलत मानते हैं और उसकी वजह से गुस्सा, आवेश, डर, भय, काम न करना, कंसंट्रेशन का कम होना, किसी भी चीज में लगातार न रख पाना, ऐसे बहुत से लक्षण उसके अंदर देखे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो भूत प्रेत और ये बाधा वाले ये सारे जो लोग होते हैं, क्या इसी डर वर की वजह से उनके घर वाले उनको वहाँ ले जाते हैं या स्वयं वो जो है इस समस्या से ग्रसित होकर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? बेसिकली जब लक्षण कुछ भी अबनॉर्मल होते हैं जी, तो हमारे देश की संस्कृति के लिहाज से हम बहुत बार उसको भगवान पर छोड़ देते हैं। ओके। और हम झाड़ फूंक में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर भगवान की आस्था टिकी होती है हमारी। जो जिस धर्म का है उसी से रिलेटेड धार्मिक आस्थाओं में चला जाता है, जबकि वो एक बीमारी से ग्रसित हो रहा होता है। बहुत बार उसको कभी कभी फीलिंग कुछ दिनों के लिए ऐसी होती है कि हम भगवान के पास आ गए तो कुछ ठीक हो गए, लेकिन अल्टीमेटली वो बीमारी उसके अंदर परसिस्टिंग होती है और वो अपने परफॉर्मेंस में लगातार डिटोरिएट कर रहा होता है। ओके। उसका जो फंक्शनल परफॉर्मेंस होता है, किसी भी फॉर्म में कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, लिखाई कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, फैमिली में हो, जहाँ जहाँ जिम्मेदारियों का वो होगा वहाँ पर वो डिटोरिएट कर रहा होता है। अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे सिजोफ्रेनिया से संबंधित कि जो मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, जब लाइफ पार्टनर एक दूसरे पे शक कर रहा है, हालांकि वाइफ बिल्कुल सिंसियर है, लेकिन मालूम हुआ कि हस्बैंड या देखा जाए तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर शक कर रही है, तो क्या मैरिटल डिस्कॉर्ड भी एक बड़ा कारण है सिजोफ्रेनिया का? बल्कि हम उल्टा कहेंगे। अच्छा। सिजोफ्रेनिया है एक बड़ा कारण मैरिटल डिस्कॉर्ड। ओके। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा। लोगों में तनाव की वजह से सिजोफ्रेनिया है ये नहीं है, बल्कि सिजोफ्रेनिया की वजह से तनाव है। जब हमारा विश्वासी रिश्ते में खत्म हो गया, बीमारी की वजह से हम उसको दुश्मन मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वो दूसरे लोगों से लेडी का अफेयर चल रहा है या जेंट्स का अफेयर चल रहा है, तो हमारा आपस का विश्वास वहाँ खत्म हो गया और वो मैरिटल डिस्कॉर्ड को पैदा कर देता है। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ही केयर और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारे ख्याल से इमोशनल केयर ही नहीं, अगर ये जानकारी का अभाव रहता है तो लोग बहुत दिनों तक खराब जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहते हैं। जी। यहाँ हमने अपनी प्रैक्टिस में ये तक देखा है कि इवन 30-30 साल बाद लोगों को पता चला कि ये बीमारी थी और 30 साल तक बेचारे वो कैसे जिंदगी उन्होंने काटी होगी,
पार्टनरशिप में, वो एक बहुत ही वैसा विषय है, आश्चर्य का विषय है। अभी तो संस्कार रहे, इसलिए कि हमारे यहाँ विवाह लोगों को समझाया जाता है कि भाई किसी तरीके से भी निवाह करो तो हो जाता है, लेकिन ये कोई आदर्श स्थिति है नहीं। तो मुझे लगता है कि सिजोफ्रेनिया के लोगों को रेगुलर टच में रहना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के। बिल्कुल, वो तो एक इनका इलाज लंबा है, लेकिन काफ़ी लोग, करीब 75 to 80% लोग दवाओं पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। अच्छा, इसमें काउंसलिंग का क्या रोल है? काउंसलिंग का रोल यही है कि कम से कम जिन लोगों को ये बीमारी नहीं मालूम है उनको ये मालूम हो जाए कि बीमारी है, जिससे वो इलाज ले सकें। नंबर एक बात, फैमिली का व्यवहार उन लोगों के प्रति ये हो जाए कि भाई इनको बीमारी हो गई है इसलिए अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को जब प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा होगा तो उन मरीजों के ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि जानकारी का भी अभाव है, जागरूकता की भी कमी है। लोग जो है 30-30 साल, जैसा आपने बताया, कि जिंदगी गुजारना पड़ी उनको, और इतने गंभीर रोग के कारण उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी सबका जो है एक तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंत में? हम आपसे, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें संदेश बात कही जाए वो ये है कि अर्ली ट्रीटमेंट एंड रेगुलर ट्रीटमेंट इज द स्ट्रेटजी टू रिकवर दीज पीपल्स एंड सेट इन दी सोसाइटी। तो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं वो जैसे ही लोगों को अपने अंदर दिखाई दें या किसी को घर में ऐसी परिस्थिति से सामना कर रहा है तो उसको फौरन जो है मेरे ख्याल से संपर्क करना चाहिए, कर लेना चाहिए, और जो मनोचिकित्सक बताएं उसको अच्छे से नॉलेजफुल होकर प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले एपिसोड में फिर किसी रोग पर बात होगी, मनोरोग पर भी बात हो सकती है या किसी अन्य रोग पर। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।